सबका इस कार्यक्रम में उन सबका स्वागत व अभिनंदन। आज हमारा फोकस इसी ग्रुप मतलब 11th-12th के बच्चों के करियर पर ही रहने वाला है। लगभग 15 से 20 साल पहले ये माना जाता था कि अगर बच्चा साइंस स्ट्रीम में जाता है तो वो डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा, और अगर बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम में जाता है तो वो MBA करेगा या CA कर लेगा। मीन्स अगर उसको MBA CA की लाइन में जाना है तो कॉमर्स स्टडी करनी पड़ेगी, और अगर डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो साइंस में स्टडीज करनी पड़ेंगी, और अगर ह्यूमैनिटीज में स्टडी करता है तो वो या तो एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में जाएगा या आर्ट्स या म्यूजिक के फील्ड में अपना करियर बनाएगा। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आधुनिक समय में स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं। किसी ने 10 वर्ष पहले कल्पना भी नहीं की होगी कि स्मार्टफोन्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया का इतना ज्यादा विकास होगा कि इसमें भी करियर बनाया जा सकेगा। अभी आपने पेंडेमिक में देखा कि सभी लोग घरों में थे, ऑनलाइन शॉपिंग इन सब का कितना ज्यादा काम चला है, और लोगों ने घर बैठे हुए अपनी सारी जरूरत की चीजें घर में ही मंगवाई हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, उसी प्रकार नई नई कोर्सेज, नई नई बातें भी इन्वेंट होती चली जाती है, क्योंकि कहा भी जाता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आधुनिक युग में ऐसी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं और कई तरह के नए नए आविष्कार भी किए गए हैं, और इसलिए बच्चों के लिए कई तरह के नए करियर ऑप्शंस हमारे सामने आए हैं। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे मध्य हमारे विद्यालय की पूर्व छात्रा मिसेस मोनिका धीर जी उपस्थित हैं। वो इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करेंगी। और मैं अब राजेश सर से अनुरोध करूंगी कि आए हुए अतिथियों से हमारा परिचय करवाएं। राजेश सर। जी मंजू जी, नमस्ते। हाँ जी, प्रिंसिपल सर भी हमारे बीच में आज उपस्थित हो चुके हैं। प्रिंसिपल सर का भी बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन हमारे कार्यक्रम में। तो आए हुए अतिथियों का परिचय राजेश सर आगे प्रिंसिपल सर करवाएंगे। अनुरोध करूंगी प्रिंसिपल सर जी से अनुरोध करूंगी कि वो एक बार आए हुए अतिथियों का हमसे परिचय करवाएं। प्रिंसिपल सर शायद आज एक बहुत अच्छा मौका है, और वो शीशा जो है ना बीच का ये खोल दिया, और वो मौका ये है कि हमारे जो बड़े बच्चे हैं 11th-12th के, उनके पेरेंट्स के साथ इकट्ठे हैं, और बेसिक पर्पस है कि ये बच्चे 10 साल 11 साल या उससे अधिक समय इन्होंने स्कूल एजुकेशन ली है, और अब 12वीं कक्षा के बाद 12वीं क्लास के बाद ये सब बच्चे हायर एजुकेशन की ओर जाएंगे। अपना जो करियर है, अपना जो भविष्य है, उसका द्वार बहुत ढंग से खुल पाए, बहुत अच्छे ढंग से खुल पाए, इस दृष्टि से ये बच्चे आगे बढ़ेंगे।
वो जो भविष्य का द्वार है, वो जो करियर का द्वार है, इन बच्चों ने क्या बनना है, क्या नहीं बनना, कैसे उसके लिए तैयारी करें, किस प्रकार की सोच होनी चाहिए, इसका जानकारी, इसका ज्ञान, इसका आभास, ये बहुत जरूरी है इस एज के अंदर, जब बच्चा 11th एंड 12th में है, जबकि वो तैयारी कर रहा है आगे बढ़ने की। तो ये उम्र ऐसी है, ये समय ऐसा है कि बच्चा उससे परिचित हो, उसकी पूरी जानकारी, उसका कल्पना उसके सामने हो। बच्चा ये निश्चित करे कि उसने भविष्य में करना क्या है, व्यवसाय करना है या किसी जॉब में जाना है, जॉब में जाना है तो किस प्रकार के जॉब में जाना है, ये उसको पता हो, वो विचार करे, सोचे। अब केवल सोचने से नहीं होगा, तो उसके बाद वो विचार करे कि उसको करना क्या होगा, उसके लिए किस प्रकार की तैयारी करनी पड़ेगी, किस प्रकार की सोच बनानी पड़ेगी, किस प्रकार का एटीट्यूड होना चाहिए बच्चे में, ये बहुत जरूरी है जानकारी। तो आज यही सब कुछ के लिए पेरेंट्स को और विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया है कि वो सब इस बारे में चर्चा करें, सोचें। तो बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, ये सत्र है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका लाभ उठाएंगे। लेकिन लाभ तब उठा पाएंगे जब इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन तब होगा जब जो भी बातचीत करने वाले हैं वो आपको देख पाएंगे और आप उनको देख पाएंगे। तो मेरा सबसे पहली बात तो सबसे रिक्वेस्ट है, सभी अपने वीडियो ऑन करें, नंबर 1। नंबर 2, पेरेंट्स हैं वो भी साथ में बैठे, बच्चों के साथ जो उनके जो पेरेंट्स हैं, मदर हैं, फादर हैं, वो भी साथ बैठे हैं। तो मेरा सबसे ये कहना है कि महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल हो, करियर के बारे में, काउंसलिंग के बारे, करियर काउंसलिंग, करियर के बारे में, उसके बारे में विमर्श करने के लिए। और आज के इस प्रोग्राम में, इस विमर्श में जो बातचीत करने वाले हैं वो एक ऐसे वक्ता हैं जिन्होंने हजारों विद्यार्थियों की काउंसलिंग की है। आयु बहुत बड़ी नजर नहीं आएगी, लेकिन काउंसलिंग का अनुभव वो उनके पास बहुत ज्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत लॉजिकल, बहुत तर्कसंगत, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी उनके पास रहती है, और वो शेयर करती है, खुले मन से शेयर करते हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, आप सबको जान के अच्छा लगेगा कि ये जो वक्ता हैं जो आज हमसे बातचीत करेंगी, वो महाशय चुनीलाल सरस्वती बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरिनगर की ही पूर्व छात्रा है। तो हमें फक्र है, हमें गौरव है, हमें गर्व है कि हमारे विद्यार्थी अलग अलग क्षेत्रों में महारत हासिल कर रहे हैं। कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई आईएएस ऑफिसर हैं, कोई आर्मी ऑफिसर हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई प्रोफेसर हैं, कोई हर प्रकार की प्रोफेशन में, हर प्रकार के पेशे में, हर प्रकार के काम में हमारे विद्यार्थी आगे जा रहे हैं। और मैं बहुत ज्यादा न करते हुए अब आमंत्रित करूंगा इस काउंसलिंग सेशन में चर्चा लेने के लिए बहुत जिनके पास है, और अपने विद्यालय की पूर्व छात्रा भी हैं, मोनिका धीर जी को। मोनिका धीर जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपना चर्चा शुरू करें, प्रारंभ करें, और सभी विद्यार्थी, सभी पेरेंट्स उस चर्चा में शामिल हों। अपने वीडियो को ऑन करके रखें, और कोई बात पूछी जाती है तो चर्चा में शामिल हों, पहली बात। दूसरी बात, अपने अपने को हम सब म्यूट करके रखेंगे, ठीक है? अगर कोई बात पूछनी होगी तो उस समय संकेत किया जाएगा, तो हम चर्चा में आएंगे। तो मैं चाहता हूं कि सब गायत्री मंत्र बोलें, और उसके बाद मोनिका धीर जी अपनी चर्चा को प्रारंभ करें। एक बार सब उस मंत्र का जाप कर लेंगे, गायत्री मंत्र स्थिति।
शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मोनिका धीर जी से आग्रह है कि वो अपनी बातचीत प्रारंभ करें। करियर काउंसलिंग। जी सर, सबसे पहले तो सभी को बहुत ही सादर नमस्कार, प्रणाम। आप सभी आए हुए जो यहाँ पर पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे सभी टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि बच्चों को मोटिवेट करना कि इस तरह के सेशन के लिए यहाँ पर आए। और सबसे बड़ा जो आज का एक इनिशिएटिव कुलदीप सर ने लिया है, आपके प्रिंसिपल सर ने, वो मुझे लगता है कि बहुत से हम जब 12 से 13 साल की एक पढ़ाई करते हैं और विदाउट एनी पर्पस करते हैं, ये विदाउट एनी एम्बिशन करते हैं, तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा दुखद स्थिति होती है। तो अगर हम बच्चे को वहां तक लेके जाएं कि जहां तक उसने 14 से 15 साल अपने इन्वेस्ट किए हैं, ना सिर्फ अपने समय में, ना सिर्फ अपनी पढ़ाई उसने दी है, मेहनत दी है, हार्डशिप दिया है, पेरेंट्स ने बहुत हद तक इमोशंस उसमें इन्वेस्ट किए होते हैं। तो ऐसे में अगर हम अपनी एक राइट कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते हैं, तो वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय परिवार के लिए भी बनता है, और परिवार में एक सद्भावना कहीं ना कहीं होती जाती है, एक टेंशन, एक चिंता एक अपनी जगह बनाने लगती है। आप सभी ने, इस विद्यालय ने मुझे मौका दिया अपने इन छोटे भैया बहनों के साथ समय बिताने का, और अपने जो नॉलेज, मैं कहूंगी ये सिर्फ नॉलेज नहीं होती है, हम अपनी गलतियों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। हो सकता है कि मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, बिकॉज जब हम कोई अपना एक्सपीरियंस बनाते हैं, अपना पर्सपेक्टिव बनाते हैं, वो हमारा एक्सपीरियंस ही हमें देता है। जो हमने एक्सपीरियंस किया है वही हमारा पर्सपेक्टिव बनाएगा। तो शायद आज जो मेरा देखने का नजरिया है वो सिर्फ इसलिए भी है कि जो वैल्यू सिस्टम हमें स्कूल से मिलता है, अपने परिवार से मिलता है, अपने एथिक्स हमें मिलते हैं, उसके साथ साथ हम जीवन में कुछ गलतियां करते हैं, और उन गलतियों से हमने क्या सीखा वो हम आप तक साझा करें, ताकि आप उन गलतियों को करने से बचें। ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी तरह की काउंसलिंग का। फिर वो काउंसलिंग चाहे आपके पेरेंट्स की तरफ से होती है, टीचर्स की तरफ से होती है, या एक प्रोफेशनल काउंसलिंग, जैसे सर ने बोला कि जब हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इतने ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने के बाद हर तरह के अनुभव जुड़ते जाते हैं, और हर अनुभव हमें कुछ ना कुछ नई सीख देता है, आपके साथ जुड़ने के लिए, आप तक नई बात पहुंचाने के लिए। और विद्यालय ने मुझे इस लायक समझा, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ इस विद्यालय का। आप सभी के साथ इंटरेक्ट करने से पहले कुछ 2-3 गाइडलाइंस मैं चाहती हूँ कि हम लोग प्लीज उसको फॉलो करें। जैसे सर ने बताया कि प्लीज अपने वीडियोस हम थोड़ा कोशिश करें ऑन रखेंगे। दूसरी चीज, एक बार अपने फोन को स्टेबल कर देंगे, अगर हम वीडियो ऑन कर रहे हैं, ऑडियो बंद रखेंगे। रेज हैंड का ऑप्शन हमारे सभी के सामने है, अगर कोई क्वेरी है तो, या तो अगर इतनी ज्यादा इंटरवीन करने जैसी क्वेरी नहीं है तो अपने पास नोट डाउन कर लें। लास्ट के 15 से 20 मिनट हम उसमें देंगे जहां हम अपनी जो भी क्वेरीज हमारे मन में आए हैं, क्योंकि विचार जो भी मन में प्रश्न उठेगा प्लीज आप उसे दबाइएगा नहीं। हाँ, ये जरूर ध्यान रखें कि वो प्रश्न कब पूछना है। अगर वो लय टूटती है, हम वेट कर सकते हैं, तो हम पेशेंस रखें, अदरवाइज आप रेज हैंड के ऑप्शन के साथ आगे बढ़े। लास्ट के 15 से 20 मिनट हम स्पेसिफिकली क्वेश्चन आंसर के लिए रखेंगे। पेरेंट्स का जो भी क्वेरीज होंगी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी पेरेंट्स हमसे जरूर पूछें, बिकॉज अगर हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, तो अगर बच्चे के जीवन में जितना विद्यालय रोल अदा कर रहा है उससे बहुत गुना ज्यादा आपका रोल है। तो आपके मन में यदि कोई शंका रह गई या आपके मन में कोई प्रश्न रह गया, तो वो हमारे लिए एक सक्सेसफुल सेशन या वेबिनार हम इसको नहीं बोल पाएंगे। जितने भी मन में दुविधाएं हैं, हम तक वो जरूर पहुंचाएं। जैसा कि मेरे को राकेश जी से कल बात हुई थी, राजेश जी से, तो उन्होंने बताया कि सभी स्ट्रीम के बच्चे इसके अंदर हैं। तो आज की इस चर्चा को हम बहुत ही जर्नल पेज पे रखेंगे, हम स्पेसिफिक नहीं जाएंगे, क्योंकि जब हम स्पेसिफिक हो जाएंगे या फिर हम स्ट्रीम वाइज चले जाएंगे तो वो थोड़ा गहन हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा एक आग्रह सर को रात को ही जा चुका है कि हम स्ट्रीम वाइज अगले कुछ दिनों में अलग अलग भी इसको हम प्लान कर सकते हैं। आज हम एक स्पेसिफिक फोरम के ऊपर इसकी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं जब इस सेशन की, तो मैं आप सभी से अपने जीवन के अंदर, जब हम इतने सालों से अपना जीवन जो जी रहे हैं, हम मॉर्निंग में जब उठते हैं, पहला शब्द हमारे जीवन में होता है कि समय से उठना चाहिए। ये जो शब्द है समय से उठना चाहिए, ये हम बाल्यकाल से बीइंग अ पेरेंट सुनते आ रहे हैं, बीइंग अ टीचर हमने बच्चों में इनहेरेंट करने की कोशिश की है, और बच्चों को भी पता है, कुछ बच्चे शायद इससे बहुत ज्यादा फेमिलियर है शब्द से,
कुछ बच्चे अपने आप उठना चाहते हैं, जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, कुछ बच्चों को उठाया जाता है, जगाया जाता है, तो वो शायद उनके जीवन के अंदर एक लाइफस्टाइल बन जाता है। लेकिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये एक्चुअली इसका फायदा क्या है? हम बहुत से लोग शायद अपने बच्चे तक ये कन्वे करते हैं कि जल्दी उठिए, लेकिन क्यों उठिए, ये आज एक छोटा सा, यदि आपके पेरेंट्स ने एक्सप्लेन किया है आपको तो बहुत बेहतरीन बात है, अदरवाइज मैं आपकी ये छोटी सी शंका दूर करती हूँ। जब हम बात करते हैं ना करियर काउंसलिंग की, तो बीइंग अ काउंसलर हमारा कोई रोल नहीं है बच्चे के जीवन में जब वो कोई डिसीजन लेता है। डिसीजन आपको ही लेना है। हमारा मकसद सिर्फ होता है, यदि वो डिसीजन जो आप ले रहे हैं उसको लेने में आपको कोई दुविधा हो रही है, उस दुविधा को दूर करना। आपके पेरेंट्स उस डिसीजन को लें, ये भी हम सजेस्ट नहीं करते, और बच्चे केवल अपने मन से और मत से डिसीजन लें, हम ये भी सजेस्ट नहीं करते हैं। हर एक व्यक्ति का अपना एक रोल होता है। तो जब हम बात करते हैं अपने जीवन के अंदर सवेरे जल्दी उठने की, तो उसके पीछे एक बेसिक सा आइडिया है कि एक जल्दी उठने वाला व्यक्ति जो होता है, अपने दिन को यदि आप देखें तो बहुत ही ज्यादा काम डाउन रहता है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ एक्स्ट्रा आवर्स मिल जाते हैं अपने दिन को प्लान करने के लिए। कि एक अर्ली राइजर जो होता है वो एक गुड एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 3 to 4 आवर्स उसको मिलते हैं, और वो अपने जीवन को बहुत बेहतरीन तरीके से, काम डाउन तरीके से प्लान कर सकता है। फॉर इंस्टेंस, अभी आज का ये सेशन था, तो आज सेशन स्टार्ट होने से 20 मिनट पहले मैंने जुड़ने की कोशिश करी। कारण क्या था 15-20 मिनट पहले जुड़ने का? कि यदि कोई टेक्निकल एरर है तो उससे मैं बच सकूं और लास्ट मोमेंट पे किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यही हमारे जीवन के अंदर प्रकल्प, जीवन का एक संकल्प होना चाहिए, एक अर्ली प्लानिंग का। तो जब हम करियर प्लानिंग की बात करते हैं तो ये भी एक अर्ली प्लानिंग है। हम कोई डिसीजन लेने के लिए नहीं बैठे हैं। अभी आज हम ये तय कर लें कि हम किस ऑक्यूपेशन में जाने वाले हैं, क्या मैंने जो स्ट्रीम ले लिया है क्या यही मेरे लिए जीवन का मूल मंत्र है, क्या अगर मैंने गलत डिसीजन ले लिया तो उसे फॉलो करना ही मेरे जीवन का मकसद बन जाए। ये हमारा बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है अर्ली प्लानिंग करने से जो एंक्शियसनेस हमारे अंदर आने वाली है, जो उतावलापन आ जाता है डिसीजन लेने के लिए कि चलिए लास्ट डेट है, कहीं पे एडमिशन नहीं हो रहा तो यहाँ ले लीजिए, उस पूरी प्रक्रिया से हम बच सकें और हम ऐसी जगह पे एक अर्ली प्लानिंग के साथ, जहां पे हम सिर्फ ये ना समझें कि मुझे इस ऑक्यूपेशन में जाना है, बल्कि ये समझें कि मुझे इस ऑक्यूपेशन में क्यों जाना है, मेरे इसके पीछे ड्राइव क्या करता है, मुझे इस डिसीजन के पीछे क्या वो अगर कोई बच्चा बोले कि मेरे डिसीजन के पीछे मेरा जो ड्राइवर मोड है वो एक फाइनेंशियल एड है कि मुझे इसके अंदर फाइनेंशियली एक स्टेबिलिटी मिलेगी, इसमें कोई गलती नहीं है। बिकॉज अगर समाज के अंदर अच्छे काम करने हैं तो उसके लिए यू नीड टू हैव गुड पॉकेट साइज। फाइनेंशियली भी स्टेबल होना बहुत जरूरी है। स्वयं की मदद करेंगे तो दूसरे की कर पाएंगे, हम पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो ये भाव आना बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर कोई ये बच्चा सोचता है कि मैं ऐसा भाव रखता हूँ, लोग क्या सोचेंगे, कि मैं पैसा कमाने के लिए इस तरह का विचार रखता हूँ, ये भाव बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन गलत क्या है कि उस भाव के अंदर ये होना चाहिए कि मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्यों चाहिए। अगर हम उसके पीछे एक लॉजिक एंड आइडिया बिहाइंड दैट डिसीजन लेके चलेंगे तो अपना जो एक सेल्फ कॉन्शियस है हमें कभी गिल्ट नहीं देगा। मुझे ज्यादा कमाना है ताकि मैं एक सेवा की भावना के साथ आगे अपने इस जीवन को चला सकूं और उस धन को, उस राशि को ना सिर्फ अपने जीवन, अपने परिवार के लिए लगाऊं, बल्कि दूसरों के वेलफेयर के लिए भी लगाऊं। तो आपके अंदर से जो एक गिल्ट होता है वो चला जाता है। उसी तरह से जब हम एक अर्ली प्लानिंग की जब हम बात करते हैं, जो एक गिल्ट, गलत डिसीजन लेने का जो हमारे जीवन में बन जाता है, जब हम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे डिसाइड करते हैं कि मुझे ये स्ट्रीम इसलिए लिया मैंने, अब तो आप वो स्ट्रीम ले चुके हैं, अदरवाइज उसके विषय में बहुत कुछ है कहने के लिए जब हम स्ट्रीम चूज करते हैं, बट अब आप वो आधा रास्ता तय कर चुके हैं। बट स्टिल मैं फिर भी आपको ये बोलूंगी कि रास्ते यहाँ बंद नहीं होते हैं। अगर आपने स्ट्रीम चूज कर भी लिया है और स्टिल आपको लगता है कि ये मेरा मोटिवेशन या ड्राइव नहीं कर रहा मेरी लाइफ को, तो आपके पास सॉल्यूशंस होते हैं। पहले मैं ये 2-3 बातों के साथ आगे बढ़ूंगी। पहला सॉल्यूशन तो हमने ये देखना है कि हमने सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। हमारा आधा जीवन प्रॉब्लम के बारे में सोचने में निकल जाता है, इस वजह से हल निकलता नहीं। दूसरा, हम ये सोचते हैं कि ऑलरेडी हमने 2 साल गवा दिए, अब हमने ये स्ट्रीम में 2 साल इन्वेस्ट कर दिए, तो अब मैं इसी को आगे परस्यू करूं।
तो छोटा नुकसान हमेशा आपको जीवन में बचाएगा, बड़ा नुकसान करने की बजाय और बाद में अपने मन को मारने की बजाय हम बेहतर है छोटा नुकसान सह लें। तो ये ना सोचे कि मैंने इस स्ट्रीम में पढ़ाई कर ली तो मैं दूसरी विषय को आगे नहीं पढ़ सकता, एक तो ये भ्रम हटाएं। दूसरा, हमने किस स्ट्रीम में ले लिया इसकी वजह से एक ये जो सोशल प्रेशर, पीयर प्रेशर, ये जो हम लेते हैं कि हमने साइंस ले लिया है तो अब निभाना ही है, तो हमारे पास दूसरे ऑप्शंस नहीं है। एक आपकी ये भ्रांति बिल्कुल दूर कर दूं कि एक साइंस स्टूडेंट कल को लिटरेचर में कुछ नहीं कर सकता है। आपके लिए एवेन्यूज आज की डेट में इतने ज्यादा ओपन है, अपने आप को नैरो माइंडेड बिल्कुल करके नहीं चलना है कि मेरे पास सीमाएं हैं। आप उन सीमाओं को लांघ सकते हैं, इस विचार के साथ अपनी पढ़ाई करिए, क्योंकि वो जो फ्रीडम आएगा ना हमारे अंदर, जो रिलैक्सेशन देगा वो फ्रीडम हमें, वो एक प्रेशर कभी नहीं दे सकता। जब एक स्ट्रेस में पढ़ाई करते हैं तो हमारी पढ़ाई के अंदर हमारा फोकस कहीं ना कहीं खो जाता है, हम कहीं ना कहीं एंग्शियस हो जाते हैं, गलत डिसीजन लेने लग जाते हैं, हमारे व्यवहार में बिहेवियरल चेंजेस आने लग जाते हैं। स्ट्रेस हमें बहुत नुकसान करता है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अगर साइंस स्ट्रीम में 92% ले लिए तो अब मैं कभी फ्यूचर में लिटरेचर के बारे में नहीं सोच सकता। एक साइंस मैगजीन को, एक साइंस रिसर्चर को, या फिर एक ऐसे लेख लिखने वाले को जिसको साइंस के विषय में लेख लिखने हैं, उसको लिटरेचर के ऊपर भी पकड़ पूरी होनी जरूरी है। तो ये हम अपने मन से धारणा निकाल दें कि कोई स्ट्रीम ऊंचा है, कोई स्ट्रीम नीचा है, हर स्ट्रीम की इक्विवेलेंट वैल्यू है, हर स्ट्रीम के पास इक्विवेलेंट अपॉर्चुनिटीज है। हम मान सकती हूँ कि एक ह्यूमैनिटीज से निकला बच्चा साइंस के सब्जेक्ट्स को फर्दर परस्यू नहीं कर सकता, ये पहले एक धारणा थी। लेकिन एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे बीच में हमारी सरकार ने रखी है, इसने बहुत सारी धारणाओं को खत्म किया है। जो भी हमारे ऐसे मन में विचार होते हैं उनको हम फ्यूचर में कहीं ना कहीं शायद इसके सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो आपके लिए ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज कम नहीं होने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। दूसरा जो विषय आपके सामने मैं लेने वाली हूँ कि जब हम बात करते हैं अपने करियर को प्लान करने की, ये किसी भी स्ट्रीम से हम निकले, किसी भी तरह की ग्रेजुएशन के अंदर हम अपना आगे परस्यू करना चाहें, उसका एक बेसिक मूल मंत्र जो अपने आप में अपने देखना है कि सेल्फ इवैल्यूएशन करते हुए आगे बढ़ना है। अगर वो गलती हमसे 10th के बाद स्ट्रीम सिलेक्शन में हो गई और हमने सेल्फ इवैल्यूएशन किए बिना ही अपने आप को आगे बढ़ा लिया है, तो मुझे लगता है जीवन के अंदर पहली गलती हुई है, दूसरी गलती के लिए आगे ना बढ़े। तो सेल्फ इवैल्यूएशन में हमें क्या क्या देखना है? पहले तो इवैल्यूएट करें खुद के अंदर मेरे पोटेंशियल एरियाज क्या है। हम 5 विषयों को आगे लेके चलते हैं जब हम पोटेंशियल एरियाज की बात करते हैं। मेरे लॉजिकल रीजनिंग कैसे हैं, मेरे मैकेनिकल रीजनिंग कैसे हैं, मेरे वर्बल स्किल्स कहते हैं। वर्बल के अंदर हम इसके अंदर दोनों तरह के लिटरेचर को डालते हैं, भाषाओं को डालते हैं। किसी भी भाषा के ऊपर लिखने की, बोलने की मेरी पकड़ कैसी है, क्योंकि यदि आपने अपने विषय में, अपने स्वयं के विषय में नहीं जाना, तो जो जितने विषय आज तक जीवन में पढ़े हैं वो विषय सब जीरो हो जाएंगे। यदि मैं खुद के विषय में फेल हो गया, मुझे ये नहीं पता चला कि मैं अपने विषय में कहाँ क्या अंक देता हूँ। तो अपने आप को, अगर आप लोग कहीं, एक बच्चे यहाँ बैठे हैं, प्लीज अपने आप को कोशिश करें, एक नोटबुक ले लें अपने साथ और कहीं उसको मेंशन करते जाएं जो चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरी कोशिश रहेगी एक स्लाइड फॉर्म में आपके साथ स्क्रीन शेयर करके मैं कुछ विषय आपके साथ रखूं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कहीं उसको मेंशन कर लीजिए। विद इन अ सेकेंड मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। देखिए, जब हम बात करते हैं कि हमारे पास किस तरह की नॉलेज अपने बारे में होनी चाहिए, तो हम 5 मूल चीजें अपने बारे में जानें। जिन लोगों ने स्ट्रीम सिलेक्ट कर लिया है, डेफिनेटली ये वही लोग बैठे हैं, तो ये ना सोचे कि ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। क्योंकि अगर आपने मैथ्स ले लिया है लेकिन अगर मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं कॉम्पिटिशंस को आगे ब्रेक कर सकूं, तो वहां पे आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को जांचना बहुत जरूरी है। और अगर आपने कॉमर्स विद मैथ्स ले लिया है तो मैथ्स के विषय में अपनी जानकारी को और बढ़ाना, कि मेरा कितना कंफर्ट जोन है नंबर्स के साथ, ये जानना बहुत जरूरी है अगले कदम को जब हम चूज करने वाले हैं तब के लिए। दूसरा जो हमारा आता है वर्बल एप्टीट्यूड। अब वर्बल एप्टीट्यूड पे क्या है कि हमारी बहुत सारी एक धारणा ये रहती है कि वर्बल एप्टीट्यूड केवल ह्यूमैनिटीज तक सीमित है, कि जब हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं या अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिटन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस की बात करते हैं,
वर्बल एप्टीट्यूड का किसी भी स्ट्रीम के साथ कोई लेना देना नहीं है। जब आप एक कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं, आप कंपनी की पॉलिसीज को बनाना की कोशिश करेंगे, तो वो पॉलिसीज फेस ऑफ द कंपनी आप बनने वाले हैं, तो क्या पॉलिसीज होने वाली हैं उसके अंदर भाषा के ऊपर पकड़ होना बहुत जरूरी है। हम ये जो अपने आप को जब बांध लेते हैं और बाद में चैलेंजेस फेस करते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है हम अपने आप को इवैल्यूएट नहीं करते हैं कि हमें तब जब जांचने की जरूरत थी हमने अपने आप को नहीं जांचा। तीसरा, इसके अंदर मैं मैकेनिकल एप्टीट्यूड के अंदर ज्यादा जो हमारे पीसीएम वाले बच्चे होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का कॉम्बिनेशन जो बच्चे लेते हैं, मैकेनिकल ड्राइंग लेते हैं, या फिर उनको आगे प्रोडक्ट डिजाइनिंग में जाना है, आर्किटेक्चर में जाना है, उन लोगों को अपनी मैकेनिकल एप्टीट्यूड को जानना बहुत जरूरी है। अब यहाँ समस्या क्या है कि हम आर्किटेक्ट को जहां मतलब जो अपनी पीसीएम जैसे विषय को जब हम लेते हैं मैकेनिकल ड्राइंग को केवल और केवल आर्किटेक्ट के साथ जोड़ते हैं। अब अगर हम बात करें मैकेनिकल एप्टीट्यूड हमारे को क्या देता है आगे, मशीन डिजाइनिंग है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग है, तो आप देखें आपका इसके अंदर कैसे इंटरलिंक होगा जब हम मैकेनिकल एप्टीट्यूड की बात करेंगे आपके स्पेशल एप्टीट्यूड के साथ। अगर आपको पैटर्न्स और फिगर्स की बहुत अच्छी जानकारी नहीं है, अगर आप विजुअल पैटर्न्स को अच्छे से नहीं समझते हैं, या फिर समस्या आपके आर्टिस्टिक स्किल के साथ है, वो आर्टिस्टिक स्किल जो क्रिएटिविटी दिखाता है, जो हमें बताता है कि हम आउट ऑफ द बॉक्स कितना सोचते हैं, हमारे आइडियाज कितने इनोवेटिव होते हैं। अगर मेरे मैकेनिकल एप्टीट्यूड बहुत साउंड है भी, अगर मेरी मैकेनिकल स्किल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ मशीन्स बहुत बेहतरीन है भी, बट अगर मैं क्रिएटिव नहीं हूं तो आगे जाके मेरे लिए चैलेंजेस आने वाले हैं। तो यहाँ एक कॉम्बिनेशन को समझना बहुत जरूरी है कि जब आप किसी डिजाइनिंग से जुड़े फील्ड में जाते हैं तो केवल और केवल मैकेनिकल एप्टीट्यूड नहीं चाहिए, उसके साथ आपका स्पेशल स्किल्स, आपके पैटर्न्स, आपके आर्टिस्टिक स्किल्स, ये सब जानना भी एक कॉम्बिनेशन बनाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप जब नए डिजाइन अपनी कंपनी को प्रोडक्ट डिजाइनिंग में नहीं दे पाएंगे या फिर हर बार एक इनोवेटिव डिजाइनिंग नहीं कर पाएंगे तो आप भी फेडअप हो जाएंगे, आप जहां आगे परस्यू करने वाले हैं करियर वहां भी। और सबसे ज्यादा मुश्किल उन लोगों के लिए आती है जो अपने एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, बिकॉज वहां तो इनोवेटिव होना बहुत जरूरी है। तो कैसे हम ये दो चीजों को क्लब करते हैं ये बहुत देखने की जरूरत है। लास्ट जब हम बात करते हैं हमारे रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड जो कहलाता है, रीजनिंग एप्टीट्यूड में क्या है, हमारे रैशनल एंड लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। अब अगर हम ये सोचें कि ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है जेईई का, ये केवल उनके लिए है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम कल को यूपीएससी क्लियर करके या एसएससी क्लियर करके आर्मी में, पुलिस में, एनडीए में इस तरह की जगह पे जाने वाले हैं, क्या बिना किसी रीजन के या इवन लॉ के अंदर भी जाने वाले हैं और मेरे में रीजनिंग स्किल्स नहीं है, तो मैं वहां पे लैक करूंगा या करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत बेहतरीन नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के अंदर क्या आता है कि अगर हम एक छोटी सी बात देखें कि अगर मैं किसी ऐसी सिचुएशन में हूं जहां पे मुझे सॉल्यूशन देना है, चाहे वो मैं डॉक्टर हो सकता हूँ, चाहे वो मैं इंजीनियर हो सकता हूँ, मैं डिजाइनर हो सकता हूँ, मैं आर्मी पर्सनल हो सकता हूँ, इवन अगर हम पर्सनालिटीज की बात करें, क्योंकि जब हम करियर की बात करते हैं ना बेटा, ये अभी मैं आपके सामने एक बेसिक मंत्रा रख रही हूँ। पहला फ्रेज है कि अपने विषय में जानना, अपने एक तरह से बात करें कि किस तरह की पर्सनालिटी टाइप हम कैरी करते हैं, ये उसके विषय में किस तरह का एप्टीट्यूड हम कैरी करते हैं, किस तरह का इंटरेस्ट हम कैरी करते हैं। तो जो पहला विषय हमने ये उठाया है ये है हमारा एप्टीट्यूड, हमारी जानकारी अपने विषयों के बारे में कितनी है, हम किस विषय को किस स्ट्रीम के साथ कहाँ पे क्लब कर सकते हैं और कौन सा स्ट्रीम के अंदर हमें किस तरह के एप्टीट्यूड की रिक्वायरमेंट होगी। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरा इंटरेस्ट तो है, मैं पायलट बनना चाहती हूँ, लेकिन अगर मेरे में एप्टीट्यूड नहीं है, मैं एक लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड नहीं समझती हूँ, तो क्या मेरा एप्टीट्यूड अगर मेरी प्रोफाइल को या मेरे इंटरेस्ट को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, क्लब नहीं कर रहा, जेल नहीं कर रहा है, तो क्या वो मेरे लिए सही डिसीजन है। अगर मैं एंग्शियस हूँ और मैं बहुत ज्यादा जल्दी डिसीजन लेती हूँ और मेरे डिसीजन के ऊपर मुझे डाउट रहता है
तो क्या मैं इतने लोगों को फ्लाइट में लेके जब उड़ रही होंगी और मेरे सामने कोई सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जहां मुझे बहुत ही काम डाउन होकर डिसीजन लेने की जरूरत है, जहां पे मेरा मन का शांत होना बहुत जरूरी है, तो क्या मैं इतने लोगों के जीवन को खतरे में नहीं डाल रही हूँ? तो ये देखने की बहुत जरूरत है कि जहां हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, ये हर तरह के, ये एक सॉफ्ट स्किल है। इसके विषय में हम बाद में 2 मिनट बातचीत करेंगे कि किस तरह से सॉफ्ट स्किल्स हमारे हर करियर के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। लेकिन उससे पहले जो मैं आपके साथ विषय लेने वाली हूँ वो ये है कि अपने एप्टीट्यूड को जाने, इन 5 चीजों के बारे में। ये 5 मान लीजिए ये मेरे पर्सनल विषय हैं, अपने विषय में 5 जानकारियां मेरे पास होनी जरूरी है, ताकि जो मैं अगला डिसीजन अपने लिए लूं उसमें मुझे पता रहे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इंटरेस्ट और आपकी पर्सनालिटी से भी ज्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरे इंटरेस्ट में पायलट बनना हो सकता है, लेकिन मेरा एप्टीट्यूड मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है, तो वो मेरे लिए और मेरे साथ हवा में उड़ने वाले सभी व्यक्तियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो अगर मैं आर्मी पर्सनल हूँ और जेब में मैं गन रखती हूँ, लेकिन मेरा एक डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी नहीं है, या मैं अपने पर्सनल लाइफ के डिसीजंस को अपने काम के ऊपर हावी होने देती हूँ। अगर आपने बिहेवियरल चेंजेस देखे होंगे अपने अंदर भी, एग्जाम्स आते हैं तो हम कैसे थोड़े स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, और पेरेंट्स में भी स्ट्रेस आ जाता है, पढ़ते क्यों नहीं हो, आपने बुक नहीं खोली, आपने नोटबुक नहीं खोली, तुम्हारा काम पूरा नहीं है, तुम्हारे पिछले असेसमेंट में गलत कम मार्क्स आए थे। ये क्या है? ये हमारे अंदर एंशियसनेस डाल रहा है। जब हम एंशियस होते हैं तो हमारे बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं। बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर होता है हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, उसको ही तो दिखाता है। अगर मेरे मन में विचार आ रहा है कि हे भगवान मेरे बच्चे का क्या होगा आगे चल के, तो वो क्या करेगा? मेरे बिहेवियर को कहीं ना कहीं चेंज करेगा, मेरे अंदर गुस्सा, एंगर, एंजाइटी को पैदा करेगा, और बीइंग अ पेरेंट में गलत डिसीजन लेना शुरू कर दूंगी कि मैं बच्चे के साथ उसके व्यवहार कुशलता के साथ बात नहीं करूंगी, जहां उसे रिलैक्स होने की जरूरत है मैं उसे बहुत ज्यादा प्रेशर दे दूंगी। तो कैसे हमारा बिहेवियर के अंदर प्रॉब्लम आने लग जाती है अगर हमारे थॉट्स और फीलिंग्स के अंदर शांति ना हो तो। यहाँ पे हमारे बीच में योगाचार्य जी बैठे हैं, राजेश जी, ये बहुत बेहतरीन तरीके से आप तक ये कन्वे करते हैं। जब हम योग और मेडिटेशन की बात करते हैं तो ये क्यों जीवन में जरूरी है? ये इसीलिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं जब हम बात करें कि हमारे अंदर पीस ऑफ माइंड, हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करना, ये आप आगे चल के बात करेंगे जब हम सॉफ्ट स्किल्स की, कैसे जब हम गलत डिसीजन लेने लग जाते हैं या अपनी पर्सनल लाइफ के डिसीजंस को अपने काम के ऊपर हावी होने देते हैं, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको आपके उस एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाती है। अब आपकी मान लीजिए आप एक स्कूल के एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं, स्कूल एनवायरनमेंट के अंदर आपके पास टीचर्स हैं, डेली टीचर्स आते हैं, अपने घर के कामों को निपटा कर आते हैं, आप अपने घर के कामों को निपटा के आते हैं। जो उस बैगेज को साथ लेके आ जाता है, आपको उसके चेहरे के हाव भाव से, व्यवहार से पता लगने लग जाता है। कई बार हम बोलते हैं ना कि नहीं, घर के अंदर जरूर कोई समस्या रही होगी तभी ये व्यक्ति गुस्से में दिख रहा है। तो इसका मतलब उसका अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे हम एक दूसरे को संतुलन से बांट लेते हैं, एक दूसरे के साथ निभा लेते हैं। लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे ना बच्चे, वहां पे आपको इस तरह से कोई कॉम्प्लीमेंट करने वाला नहीं है कि अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारे घर में कोई टेंशन चल रही है, चलो 1 कप चाय पी लो, थोड़ा सा पानी पी लो, रिलैक्स कर लो। जब आपको फ्लाइट उड़ानी है ना बच्चे, वहां पे आपको ये पूछने वाला कोई नहीं है। यू नीड टू हैव कंट्रोल ऑन योर इमोशंस एट दैट टाइम। और अगर वो इमोशंस पे कंट्रोल मैंने उस समय नहीं रखा, तो मेरा एक बहुत ही जीवन में गलत एक्सपीरियंस होने वाला है। और उसको रोकने के लिए मुझे क्या करना है? ये हर जगह डिसीजन मेकिंग के अंदर काम आएगा, ये हमारे एंक्शियसनेस के ऊपर काम आएगा, हमारे फीलिंग्स एंड थॉट्स के ऊपर। अगला जो विषय हम लेने वाले हैं एप्टीट्यूड के अंदर, वो है एग्जामिनेशन, जिससे हम बच्चे डरते हैं। हम यूजुअली क्या करते हैं? हम एग्जाम से डरते हैं, हमें लगता है कि हमारी प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है, हम इतने इतने घंटे पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी हम एग्जाम से पहले घबराते हैं। आपको क्या लगता है ये आपकी प्रिपरेशन है जिसकी वजह से आप घबराते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी बात बोलूंगी ये साइंटिफिकली प्रूवन होगी। जैसे सर ने बोला, मैं जब तक किसी चीज के पीछे बेटा रिसर्च नहीं होती, लॉजिक्स नहीं होते, स्टडीज नहीं होती हैं, तब तक उस विषय को अपने सेशन में नहीं बोलते। एग्जामिनेशन में हम एंक्शियस होते हैं अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को लेकर। हम टीचर से डरते हैं कि उसने इतनी मेहनत करी, जब रिजल्ट आएगा तो टीचर क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी इमेज क्या बनेगी। एक पीयर प्रेशर,
फ्रेंड्स का प्रेशर, मेरी सोसाइटी के अंदर मेरे पेरेंट्स को 4 बातें सुनने को मिलेंगी कि मैंने एक अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है। ये सारी चीजें जो होती है ना, एक्यूमुलेट होके एक प्रेशर क्रिएट कर देती है। इसके ऑपोजिट, जिस बच्चे ने अर्ली प्लानिंग करी है, हम विषय में फिर शुरुआत में आते हैं, जिसने अर्ली प्लानिंग करी है, जिसको पता है कि यदि मैंने जेईई का एग्जाम देना है या यूपीएससी का एग्जाम देना है, और मेरे पास मैंने अल्टरनेट भी सोच के रखा है, बिकॉज उसने अर्ली प्लानिंग करी। उसने सोचा कि मेरा फर्स्ट पर्सपेक्टिव है, मुझे जेईई क्लियर करना है, मुझे बीटेक करना है आगे, लेकिन उसमें उसका क्लियर नहीं होता है, और वो अर्ली प्लानिंग के माध्यम से सोच के चलता है कि मेरे पास सेकंड ऑप्शन है। तो आपको एग्जाम में आप नोटिस करें, वो बच्चे का चेहरा आपको हमेशा शांत दिखेगा। लेकिन जिसने पूरी उम्मीद केवल उसी एंट्रेंस एग्जाम से लगा रखी है, उसके लिए उसके मन में इतनी चिंताएं चल रही हैं, और वो चिंताएं, वो थॉट प्रोसेस, वो फीलिंग्स हमें क्या करने वाली है, हमारे को बिहेवियरल चेंजेस में देने वाली है, डालने वाली है, और वो बिहेवियरल चेंजेस हमें एंग्शियस करने वाली हैं, और वो एंग्शियसनेस हमसे गलत आंसर लिखवाएगी, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने। तो कैसे हम एक विशियस सर्कल में फंस जाते हैं अगर हम एक गलत फैसला लें, जो कि है लेट डिसीजन लेना। अगर अर्ली प्लानिंग लेते हैं तो हमारे पास डिसीजन लेने के ऑप्शंस भी ज्यादा होते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होती हैं, समय मिलता है ज्यादा सोचने का, और हमने हर तरह के एंगल को, पर्सपेक्टिव को देखा है। अब पर्सपेक्टिव पे आते हैं, ये हम बहुत हद तक मिस कर जाते हैं। पर्सपेक्टिव में क्या होता है, पर्सपेक्टिव क्या होता है, हमारा एक्सपीरियंस हमारा पर्सपेक्टिव बनाता है। मान लीजिए मेरे पेरेंट्स का एक्सपीरियंस है कि अगर मैंने फाइनेंशियली अपनी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी नहीं पाई है, तो हम बच्चे को बार बार मोटिवेट करते हैं टू हैव अ स्टेबल फाइनेंशियल लाइफ। अगर आपके पास फाइनेंसेस अच्छे थे, लेकिन आपके पास मन में शांति नहीं थी, आपको लगता था मैंने अपने लाइफ में गलत डिसीजन ले लिया और मुझे इस करियर में नहीं आना चाहिए था, मेरा बच्चा सही डिसीजन ले, तो आपका पर्सपेक्टिव क्या बनेगा, करियर, बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे का पैशन प्रायोरिटी पे रहेगा। तो कैसे हमारा नजरिया बदल जाता है, हमारा पर्सपेक्टिव बदल जाता है किसी भी चीज को देखने का, समझने का, अगर हमारा एक्सपीरियंस डिफरेंट है। तो हम देखें कि अगर किसी ने अपने उस प्रोफेशन के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया है, तो वो अपने आने वाली जनरेशंस को भी कहीं ना कहीं प्रेरित करता है कि आपको इसी के अंदर आगे बढ़ना है। तो मूल मंत्र क्या है, पहला मूल मंत्र है अर्ली प्लानिंग, दूसरा मूल मंत्र है सेल्फ असेसमेंट, अपने एप्टीट्यूड को जांचना। अब जांच के करना क्या, जांच तो लिया, अब मान लीजिए मैंने जांच लिया, मेरे तो स्किल्स इस मामले में वर्बल स्किल्स बहुत बेहतरीन है, अब क्या करना चाहिए उसके साथ, आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप आता है अपने हाई पोटेंशियल एरिया को जांचना, मीडियम पोटेंशियल एरिया को जांचना, एंड लो पोटेंशियल एरिया को जांचना। मान लीजिए कि आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने जांचा कि मेरे अंदर मैकेनिकल स्किल्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे वर्बल स्किल्स उससे भी बेहतरीन है। तो या फिर आपको लगता है कि मैंने जो स्पेशल स्किल्स है, आर्टिस्टिक स्किल्स है, वो सबसे ज्यादा बेहतरीन है। अब हमने क्या करना है, हम यूजुअली क्या करते हैं अपनी मार्कशीट देखने के बाद, कि जिस सब्जेक्ट में तो 100 में से 90 नंबर आए हैं, हम उसके ऊपर तो उतनी मेहनत करते हैं, और जिसमें हमारे 50 या 60 आ गए उस पर डबल मेहनत करना शुरू कर देते हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हमने बचपन से सुना है, तो जिसपे ज्यादा मेहनत करी उसमें तो हम थोड़े से और बेहतरीन हो गए। लेकिन जिसमें ऑलरेडी अच्छे थे, उसको अगर हम थोड़ा और पुश देते, तो हम उसके अंदर एक्सीलेंट हो सकते थे, और वो हमारा हाई पोटेंशियल एरिया बन सकता था, जो हमारे करियर को लीड कर सकता था। तो हमने यहाँ पे क्या गलती नहीं करनी है, हमने अपने पोटेंशियल एरियाज को जांचना है, किसको कितनी मेहनत की जरूरत है ये हमें पता लग गया, लेकिन अपने हाई पोटेंशियल एरिया को नहीं छोड़ना है, वो हमारी असेट है। जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो समझते होंगे असेट्स एंड लायबिलिटीज की हम बात करें, सो लो पोटेंशियल एरिया हमारी लायबिलिटी हो जाता है, और हाई पोटेंशियल एरिया हमारी हो जाता है असेट। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस चीज क्या रखती है, इंपॉर्टेंस टाइमिंग। 11th क्लास में यदि हमने जांचा कि मेरा हाई पोटेंशियल एरिया क्या है या लो पोटेंशियल एरिया क्या है, तब हमने असेट और लायबिलिटी नहीं सोचना है, तब हमने ये सोचना है कि मेरे लो पोटेंशियल एरिया को कैसे मैं एनहांस करके मीडियम और फिर हाई तक लेके आऊं। लेकिन हम 12th के एंड में खड़े हैं, और फिर भी मुझे पता है कि मेरा ये हाई पोटेंशियल एरिया है और ये लो पोटेंशियल एरिया है,
वहां पे ये हमारी असेट एंड लायबिलिटी की थ्योरी हमारे पे काम आएगी। क्यों? क्योंकि जब मुझे 12th के एंड में पता लग रहा है या 12th के मिड में पता चल रहा है कि ये मेरा हाई पोटेंशियल एरिया है, तो ये मेरे लिए क्लियर इंडिकेशन है कि ये मेरा आगे करियर परस्यू करने का एक माध्यम है। मुझे इसको आगे लेके आगे बढ़ूंगा तो ये मेरे को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा, अच्छे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। तो ये एक विषय हम यहाँ पे इसको वाइंड अप करते हैं। अगले विषय पे आते हैं। अगला विषय होता है हमारी पर्सनालिटीज। हमारी पर्सनालिटीज जब हम बात करते हैं, हमारी पर्सनालिटी में हमारे हार्ड स्किल्स, हमारे सॉफ्ट स्किल्स। मेरी पर्सनालिटी कैसे है, जैसे मैंने बताया कि इसको हमने थोड़ा सा भी पहले लिया था कि अगर मैं एंग्शियस हूँ और मैं गलत डिसीजन लेता हूँ, मेरी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी नहीं है, मैं अपने वर्क प्लेस के अंदर जस्टिस नहीं कर पा रहा हूँ इन फ्यूचर, तो इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी को भांपने में गलती कर। तो जो हमने अगली चीज सोचनी है अपने करियर के बारे में जब हम बात करेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया अर्ली प्लानिंग के अंदर पहले अपने आप को हमने एप्टीट्यूड को जांचना, एप्टीट्यूड को जांचने के बाद हमने किस तरह से उसको किस टाइम पे हमने जांचा, किस टाइम पे हम डिसीजन लेने वाले हैं, ये टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना है। देन इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने करना है अपनी पर्सनालिटी के बारे में जांचना। अगर हम बात करें ना बेटा, करियर के अंदर ओनली 1% लोग ऐसे होते हैं जो टॉप लीड नॉच पे पहुंचते हैं, बाकी लोग या तो मीडियोकर पेस पे काम करते रह जाते हैं या अगर मैक्सिमम हायर हायरार्की तक चले भी जाते हैं। लेकिन अगर आप उनके जीवन को थोड़ा सा पढ़ें, अब सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, हम कई बार अपने डिसीजन लेते हैं अपने करियर को, फ्यूचर को आगे बनाने के लिए, हम किसी पर्सनालिटी से बहुत प्रभावित हो जाते हैं कि मुझे ऐसी टीचर बनना है, मुझे ऐसा पुलिस वाला बनना है, मुझे ऐसा आर्मी पर्सनल बनना है। अब आप देखिए हम में से कितने कम लोग होते हैं, मैं यहीं पे एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जो कहते हैं हमें पॉलिटिशियन बनना है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन जो होते हैं उनका एक पर्सपेक्टिव बनाया गया है सोसाइटी में कि वो अच्छे नहीं होते हैं। किसने पर्सपेक्टिव बनाया? मीडिया ने। तो कैसे हमारे विचारों को देखो ये चीज बदल देती है। हम कहते हैं ना मीडिया हम पे प्रभाव डालता है, हमारे पेरेंट्स हमें समझाते हैं, टीचर समझाते हैं, लेकिन हम समझते नहीं उस समय। हमें लगता है कि मीडिया क्या रोल अदा कर रहा है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। लाइफ के अंदर एंटरटेनमेंट एक फिलर का काम कर रहा है। लेकिन आप देखें आपका पर्सपेक्टिव, जब आर्मी से जुड़ी मूवी बनती है और आर्मी को इतना पैशनेटली दिखाया जाता है, तो हम आर्मी को ज्वाइन करने के लिए पैशन दिखाते हैं। लेकिन पॉलिटिशियंस को हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इतने डिग्रेड करके दिखाता है कि हम में से कोई भी एक पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहता। तो कैसे हमारा मीडिया हम पे प्रभावी होता है, ये एक छोटे से एग्जांपल से हम जोड़ते हैं। फिर हम आते हैं जब पर्सनालिटी की बात करते हैं, तो जो हमारी हार्ड स्किल्स होते हैं वो हमारा एप्टीट्यूड होते हैं। और मैं आप चीज को बेटा एक चीज और बताऊं, आज से जैसे मैम ने, जब मंजू मैम ने शुरुआत करी तो उन्होंने बताया आज से 15 साल पहले की सिचुएशन में और आज में बहुत अंतर है। पहले कंप्यूटर वॉज पार्ट ऑफ द सॉफ्ट स्किल। क्यों? क्योंकि उसको सीखना पड़ता था। स्किल्स क्या होते हैं? जिनको हम सीखते हैं। एप्टीट्यूड हमारा इनबिल्ट होता है, या फिर अगर इनहेरेंट है भी तो उसको प्रैक्टिस से हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन स्किल्स हमें सीखने ही पड़ते हैं। पैदा होते ही किसी को नहीं पता होता है कि मुझे किस तरह से बैठना है। इट्स ऑल अबाउट, हमें कोई सिखाता है कि ऐसे बैठा जाता है, तो हम उसको उस तरीके से बैठना, खाना पीना, व्यवहार करना शुरू करते हैं। तो हमारी टीचर्स हमें स्किल्स देते हैं। तो कंप्यूटर्स पहले हार्ड स्किल्स में कहलाता था, एप्टीट्यूड का पार्ट अब हो गया है। अब वो सॉफ्ट स्किल के अंदर नहीं आता है, अब वो हार्ड स्किल आपके एप्टीट्यूड का पार्ट बन चुका है। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग इन अ प्रोसीजर कि कोई भी व्यक्ति जो नौकरी के लिए जा रहा है उसे कंप्यूटर फ्रेंडली, आईटी फ्रेंडली होना ही चाहिए। ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। किसी भी करियर में आप चले जाए, किसी भी करियर में चले जाए, आपको ये चीज एक माइंडसेट में लेके चलनी है। दूसरा, जब हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, जिसके विषय में मुझे लगता है कि आज इसको बहुत डेप्थ में लेके जाना बहुत इम्पॉसिबल होगा, बिकॉज ये अपने आप में ही 2 से 3 घंटे का विषय है। क्योंकि जब हम 10 से 12 सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं, मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल आज आपके साथ लेने वाली हूँ। जब हम बात करते हैं हमारा इंटेलिजेंस के ऊपर, हमारी जो एप्टीट्यूड के ऊपर क्या सबसे ज्यादा चीज हावी होती है, अगर मैं आप में से किसी से एक्सपेक्ट करूं ये आंसर, तो क्या रेज हैंड करके कोई बता पाएगा कि हमारे सॉफ्ट स्किल्स की जब हम बात करते हैं या हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल की जब हम बात करते हैं, जब हम अपने एप्टीट्यूड की बात करते हैं, ऐसा कौन सा सॉफ्ट स्किल है जो हमें जीवन के अंदर हमारी पढ़ाई के ऊपर भी प्रभावी होने वाला है?
हम अपने घर में अगर एक्सपीरियंस करके देखें, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा, बहुत ज्यादा बेहतरीन सॉल्यूशन देता होगा, हर चीज होगी उसके पास, प्रोफेशनली भी कई लोग बहुत साउंड होते हैं, लेकिन आप किस व्यक्ति के पास कंफर्ट जोन फील करते हैं जाने में? इंटेलिजेंस के ऊपर कौन सी चीज सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है? मैं इंटेलिजेंट हूं लेकिन मेरे अंदर वो स्किल नहीं है। हाँ जी सुहानी बताओ। मैम आई थिंक कि इंटेलिजेंस अगर हो तो वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन साइड बाय साइड अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होगी, अगर हमें ये नहीं पता होगा कि हम जो बोलना चाहते हैं हम वो किस वे में प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि सामने वाला वो अच्छे से समझे, और प्लस इस कॉम्पिटिटिव एरा में अगर हमें नहीं पता हो कि हम जो कहना चाहते हैं हम किस वे में बोले और ऐसे किस वे में बोले कि और लोग उसे रिलेट कर पाए, तो आई थिंक कम्युनिकेशन स्किल्स is far more beyond than our intelligence or any other skills. वेरी नाइस सुहानी, वेरी नाइस। आपने आंसर बहुत बेहतरीन दिया है और मुझे लगता है कि एक कंक्लूजन जिसको बोलते हैं वो आपने दिया, लेकिन यहाँ पे एक जिस्ट जरूर है, एक थोड़ा सा ट्विस्ट है इसके अंदर। आपका आंसर परफेक्ट है बिकॉज इफ आई एम हैविंग अ ग्रेट आइडिया इन माय माइंड बट डोंट हैव अ कैपेसिटी टू कम्युनिकेट और डिलीवर दैट आइडिया, तो मुझे लगता है वो आइडिया वहीं अंदर मेरे दिमाग में मर जाएगा। तो कम्युनिकेशन डेफिनेटली सबसे बड़ा प्रभावी चीज है, लेकिन मेरा जो कम्युनिकेट करने का पर्पस है उसके पीछे जो इमोशन है वो और भी ज्यादा मुझे पुश देता है। मान लीजिए एक कमर्शियल एस्पेक्ट में मैंने अपने काम को कम्युनिकेट तो कर दिया, अगर मैं डायरेक्टली कोई चीज कम्युनिकेट कर देती हूँ या कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतरीन है लेकिन उसके पीछे की जो ड्राइव है, जो इमोशन है, वो मेरे लिए एक सोशल लाइफ को वेलफेयर के लिए नहीं है, या फिर उस के पीछे जो एक इमोशन मैंने डाला या एम्पैथी नहीं है उसके अंदर, तो वो कम्युनिकेशन भी कई बार फ्लॉप हो जाता है। अभी कल ही आपके विद्यालय में एक चर्चा के अंदर हम बैठे थे, हम बात कर रहे थे कि हमारे बीच में हमने बहुत सारे राइटर्स के नाम सुने हैं, हम शशि थरूर जैसे राइटर्स को भी देखते हैं, हम सुधा मूर्ति जैसे राइटर्स को भी देखते हैं, लेकिन कौन सा राइटर है जो हमारे जीवन के अंदर प्रभाव डालता है? सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे जीवन पे डालता है वो राइटर जो हमारे को सिंप्लीफिकेशन के साथ, बहुत ही ज्यादा इमोशंस के साथ, एम्पैथी के साथ हमारे बीच में कोई कम्युनिकेशन करता है। तो हमारे इंटेलिजेंस के ऊपर यदि कोई चीज सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है वो होता है हमारा इमोशनल क्वेश्चन, कि मेरे उस पीछे उस भाव क्या है, उस बात के पीछे, उस इंटेलिजेंस के पीछे, उस बातचीत के पीछे, उस कम्युनिकेशन के पीछे। यदि मैं अपने ऑफिस के अंदर प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा देता हूँ लेकिन मेरा जो एम्पैथी है वो स्टाफ के साथ नहीं है, टीम के साथ नहीं है, या फिर मैं एक वेलफेयर के साथ नहीं जुड़ा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी ट्रस्ट बिल्डिंग में फर्क डालेगा। मेरा लोगों के साथ एम्पैथी नहीं होने से मेरी टीम बिल्डिंग नहीं हो पाएगी, एक रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं हो पाएगी। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रभाव डालती है। तो इमोशन के ऊपर आपने जो जवाब दिया वो भी गलत नहीं है, लेकिन अगर उस कम्युनिकेशन के पीछे का जो पुश है, जो ड्राइव है, उसके अंदर इमोशन नहीं होगा तो वो भाव कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। अब आप देखें कि आपके टीचर्स हैं, मान लीजिए आप 5 या 10 टीचर्स, या इवन आपने अपने जो 11th क्लास के बच्चे हैं या 12th क्लास के बच्चे हैं, इन लोगों ने तो अपने जीवन में कितने सारे टीचर्स को देखा है, बट आपके ऊपर प्रभाव कौन सा टीचर डालता है? पढ़ाते तो सभी बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट तो सभी होते हैं, कम्युनिकेट तो सभी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे जीवन पे प्रभाव वो डालता है जो हमारे साथ इमोशनली अटैच हो जाता है, वो टीचर। तो हमारे लिए जानना जरूरी है इन फ्यूचर जब भी हम करियर कोई भी चूज करें, उस करियर के साथ जस्टिस हम तभी कर पाएंगे अगर उसके पीछे हमारा एक इमोशनल ड्राइव होगा। ठीक, तो इसको हम थोड़ा इस विषय को आज छोटा लेंगे क्योंकि ये बहुत इन डेप्थ में जाने वाला विषय है। बड़े बड़े विषय ले लेते हैं इसके अंदर जो आप 11th 12th के बच्चों के लिए, सभी के लिए प्रभावी ढंग से एग्जीक्यूशन प्लान ऑफ करियर जो आप आज बात कर रहे हैं, इसको नेक्स्ट स्टेप पे जो हम लेके जाते हैं। आप सभी को पता है ये पिछले 2 साल हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट एरा गए हैं, डिफिकल्ट ईयर्स है। इन डिफिकल्ट ईयर्स के अंदर हम अगर ये सोचे कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है या मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा या फिर मैं प्रभावशाली तरीके से नहीं रिजल्ट दे पा रहा या पढ़ पा रहा, तो एक तो अपने मन से ये विचार निकालिए ये आप अकेले नहीं हैं इस बोट के अंदर, इस बोट में सभी सवार हैं और आने वाले समय में हम कोई बहुत ज्यादा इतना जल्दी जल्दी कोई सोल्यूशन नहीं देखने वाले, अगला कुछ समय भी ऐसा जाने वाला है। तो रादर देन क्रिबिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशन की तरफ आते। अब अगर ये हम सोचते रहेंगे कि ये हो गया, ये नुकसान हो गया,
उससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो कल भी मेरी आपके विद्यालय में आपके सर से मेरी बातचीत हुई, या उनका जो एक मन में समझ पा रही थी, वो ये था कि प्रॉब्लम्स तो बेटा आएंगी लाइफ के अंदर, और ये शायद हमने अपनी लाइफ के अंदर बहुत अर्ली स्टेज के अंदर, अर्ली एज के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर लिया है। तो कैसे उससे जूझना है, कितने कम उम्र के अंदर हमें आ गया, तो हमने कैसे उसको सॉल्यूशन की तरफ जाना है, इस डिफिकल्ट एरा को कैसे हमने स्मूथली आगे रन करना है, ताकि हमारे आने वाली पढ़ाई, अब आप यहाँ पे 2 क्लासेस के बच्चे बैठे हैं, 11th क्लास एंड 12th क्लास। अब जो 11th में एंटर हुए हैं उनका पर्सपेक्टिव अगले 2 साल के लिए है, जो 12th में एंटर हुए हैं उनका पर्सपेक्टिव कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि अब 12th के बच्चों के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स की इंपॉर्टेंस समझ आ रही होगी उनको, उनके लिए कॉलेज सिलेक्शन का विषय सामने आ रहा होगा। तो अब जैसे मैंने अर्ली प्लानिंग की जब बात करी, तो अर्ली प्लानिंग का क्या है प्रॉब्लम, अभी देखिए जो अर्ली प्लानिंग नहीं की है जिन्होंने, वो कैसे अपने एंट्रेंस एग्जाम को लेकर जल्दी उन्होंने तैयारी नहीं शुरू की होगी, और कहाँ उनको लॉस होने वाला है। जिन्होंने अर्ली प्लानिंग कर ली और अब वो अपने एंट्रेंस के लिए अगले 2 साल के अंदर जो तैयारी उन्होंने करनी है, सो 11th क्लास स्टूडेंट्स, मेक श्योर आपने जो भी विषय आगे लेने हैं, अपने इंटरेस्ट को, अपने प्रोफाइल को, अपनी पर्सनालिटी, इंटेलेक्चुअल, अपने एप्टीट्यूड को ध्यान में रखते हुए जिस भी तरह के करियर को आप चूज करना चाहते हैं, उसके एंट्रेंस की तैयारी को साथ साथ अभी से शुरू करें। इससे आपके 2 फायदे होंगे। पहला फायदा तो अर्ली प्लानिंग से डेफिनेटली मैंने आपको बता दिया, आपको अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस, ये सारी चीजें ज्यादा दिखेंगी। दूसरा इसके अंदर जो आपको बेहतरीन सॉल्यूशन मिलेगा, एकेडमिक आपका रिजल्ट नहीं खराब होगा। जो भी बच्चे एस्पायर कर रहे हैं, हमने बेहतरीन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, मैं आपको बताऊं बेटा, कॉलेजेस आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ आपके 12th के मार्क्स को नहीं देख रहे हैं। आपका इस कोविड टाइम में जो रिजल्ट जिस तरह से 12th का बन रहा है, इसने एक एग्जाम्पल सेट किया है कैसे कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ आपके लिए जरूरी है। 12th के बच्चे जो प्रेजेंटली अभी जा रहे हैं, उन्होंने नोटिस शायद उस समय नहीं सोचा होगा कि मेरा 11th का रिजल्ट भी इतना प्रभाव डालेगा मेरे 12th के रिजल्ट पे। तो इसने इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो इसने मुझे लगता है बहुत से बच्चों की आंखें खोली होंगी। एंड वी नीड टू बी अवेयर, किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेना चाहिए। हर समय हमारे हाथ में नहीं रहता है, और कब मुट्ठी के अंदर से समय रेत की तरह निकल जाता है हमें पता नहीं चलता। तो कैसे अब जो बच्चे 12th में थे वो 11th का रिजल्ट नहीं बदल सकते हैं, तो 11th का रिजल्ट ना बदलने की वजह से अब उनके 12th के रिजल्ट पे प्रभाव पड़ेगा। तो जो बच्चे इस समय 11th में बैठे हैं, 10th को तो अब हम नहीं बदल सकते हैं, जो हो गया है वो हो चुका है, अब हम उसके विषय में ना सोचें। लेकिन एक कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ ग्राफ की हम बात करें, हम एक बहुत अच्छे, जब इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो अच्छे इंस्टीट्यूशंस में एडमिशंस के लिए मैं अभी आपके सामने सिर्फ 4 से 5 पॉइंट रखूंगी। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, हम स्ट्रीम वाइज इसको अलग अलग विषय लेंगे, स्ट्रीम्स की कोई लिमिट नहीं है, ये एक ऐसे समुद्र की तरह है, बस गोता लगाइए और अपने लिए बेहतरीन सीप निकाल के ले आइए, ये तो उसकी तरह है। तो जो जितना अच्छे तरीके से तैराकी करनी सीख जाएगा, और तैराकी करने के पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए कि बेहतरीन तैराक बनने के लिए ये तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे। हम आते हैं 11th एंड 12th के ऊपर फोकस करते हुए, जो सेशन आज का हमने विषय रखा है। इस विषय के अंदर हम, जैसे मैंने बताया, 11th के बच्चे फोकस ऑन योर एंट्रेंस एग्जाम्स अलोंग विद योर एकेडमिक्स। क्यों? क्योंकि अगर आप एकेडमिक्स के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो आपके कहीं ना कहीं जब रिजल्ट की बारी आएगी तो वहां आप लैक करेंगे। और अगर आपको मैं एक छोटा सा बेटा एग्जांपल दूं, हम लोगों की एक बहुत बड़ी गलत फहमी है जो बच्चे एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, कि आप अपने एनसीईआरटी को जो सिलेबस को पढ़ते हैं, सीबीएसई के फॉलोड सिलेबस को पढ़ते हैं, एक गूढ़ मूल मंत्र कहीं बांध के रख लीजिए कि जब भी आप किसी भी एंट्रेंस के लिए जाएंगे, आपका 6th से लेकर 12th तक का एनसीईआरटी का सारा सिलेबस उसमें महत्वपूर्ण होता है। स्पेसिफिकली जो बच्चे एस्पायर करते हैं यूपीएससी के लिए, जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बताया ना कि हम अपनी गलतियों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। शायद हमारे उस पर्टिकुलर टाइम जोन में या हमारी उस जनरेशन को इन चीजों के बारे में बहुत अवेयरनेस नहीं थी, बट वो आज हम आपको डिलीवर कर रहे हैं। अपने एकेडमिक रिजल्ट को लाइटली मत लीजिए, ये रिजल्ट ही आपको एक तरह से, जैसे हम बात कर रहे हैं ना, समुद्र को पार करेगा, आपकी जो किनारे पे लगाएगा, यही लगाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरे एकेडमिक्स मेरे खराब है तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजुअली हम क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं अपने एकेडमिक्स को इग्नोर करके।
तो अर्ली प्लानिंग जब हम करते हैं तो हमारे एकेडमिक्स को और अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, इक्वल जस्टिस कर सकते हैं दोनों के साथ। और बेहतरीन चीज इसमें हमें क्या जुड़ेगी कि 9th ऑनवर्ड, अभी तो जो 2 साल निकल गए हैं, जब हम 9th 10th के बच्चों को लेंगे तो उनके साथ भी विषय रखेंगे। आप जब किसी बेहतरीन कॉलेज के अंदर एडमिशन की बात करते हैं ना बेटा, तो वहां पे एक प्रोफाइल बिल्डिंग को देखा जाता है। प्रोफाइल बिल्डिंग क्या? आपकी कॉन्टिन्यूस ग्रोथ, आपकी कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेस, इसको भापा जाता है, नापा जाता है, देखा जाता है कि क्या आपने, चाहे वो 2% का ही रेज मार्जिन हो, कि आपने 90 लिए तो 92, 80 लिए तो 82, लेकिन वो ग्रोथ पैटर्न उठता हुआ होना चाहिए। जहां पे आपका ग्रोथ पैटर्न डाउन गया, मैं आपको बताती हूँ क्यों। बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं, अशोका यूनिवर्सिटीज हैं, फ्लेम यूनिवर्सिटीज हैं, दे आर स्पॉन्सरिंग 100% स्कॉलरशिप्स। क्यों? वो कहते हैं आप हमारे सामने बैठिए, हमें बताइए आप मेरे इस कॉलेज के इस एडमिशन लेना चाहते हैं इस विषय में, आप ये पीछे जो आपके इस विषय को पढ़ने के पीछे ड्राइव क्या है, आप ये विषय क्यों पढ़ना चाहते हैं। अगर आप उनको ये जस्टिफाई कर पाते हैं, दे आर गोइंग टू ऑफर 100% स्कॉलरशिप, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो बच्चा मेरे यहाँ विषय पढ़ने आ रहा है उसे पता होना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो जब हम बात करते हैं ना प्रोफाइल बिल्डिंग की, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस की, तो जब हमने ये स्ट्रीम लिया तो क्या आप वहां पे ये जवाब देंगे क्योंकि मुझे साइंस नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने कॉमर्स ले लिया, या मेरे को ह्यूमैनिटीज, या आप ये बताएंगे कि आई एम पैशनेट अबाउट बिजनेस स्टडीज, क्या जवाब देंगे? तो जस्टिस होना चाहिए मेरे जवाब के साथ और मेरे सब्जेक्ट के साथ। इफ यू आर पैशनेट अबाउट बिजनेस स्टडीज, तो बिजनेस स्टडीज में नंबर क्यों नहीं आए आपके, क्यों नहीं आपने उस विषय को ढंग से पढ़ा। तो कैसे आप देखिए, जैसे हम विशेष सर्किल की बात कर रहे हैं ना, ये कैसे डॉट्स को जोड़ने जैसा बात है कि कैसे हमने एक स्ट्रीम सिलेक्शन किया, वो मेरी एकेडमिक ग्रोथ के ऊपर प्रभाव डालेगा, और वो एकेडमिक ग्रोथ मुझे कहां तक लेके जाएगी, अच्छे कॉलेज तक। अच्छा कॉलेज मुझे कहां तक लेके जाने वाला है, बेहतरीन प्लेसमेंट तक। तो मेरे एम्बिशन तक ये कैसे डॉट्स जुड़ेंगी, ये एक सोचने का विषय था, अब नहीं है। अगर इस सेशन के बाद भी आपको दोबारा से ही एक्सप्लेन करना पड़े तो मुझे लगता है मुझ में कहीं कमी है, शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई आपको ठीक से। तीसरी चीज और लास्ट चीज जो हम इसके अंदर बात कर रहे हैं, जब हम 11th 12th की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करने का समय खत्म हो चुका है जो बच्चे अब 12th के अंदर है। अगर हम प्रोफाइल बिल्डिंग की बात करते हैं तो एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अगर हम देखें, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम बढ़ते हैं। होलिस्टिक अप्रोच क्या होती है? जब हम हर आयाम से आगे बढ़े, नॉट ओनली एकेडमिकली, हमारे इंटरेस्ट, हमारी हॉबीज, हमारे हर तरह के आयाम को हम आगे बढ़ाते हैं, तो एक होलिस्टिक अप्रोच होती है, हमारी पर्सनालिटी की एनहांसमेंट होती है। तो आपने अगर कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज साथ में जोड़ रखी हैं, तो एक्सपेरिमेंट जितने करने थे अब हमने कर लिए। अब हम इतने बड़े हो चुके हैं कि मुझे अब ये तय करने का समय है कि ये अब मेरे लिए राइट डिसीजन है, अब मुझे इसे इन डेप्थ करना है। हम अपनी जब काउंसलिंग की बात करते हैं, करियर काउंसलिंग में, तो हम बच्चों को एक टी ग्राफ बताते हैं। टी ग्राफ में क्या है? यहाँ पे हमने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए, अब जो मुझे यहाँ पे समझ आया कि ये मैं पैशनेट हूं इसके लिए, तो उसको डेप्थ में करना शुरू किया। अब उसके विषय के अंदर जाने की बारी है। तो अब हमने किसी भी विषय को चुन लिया है, वो चाहे एकेडमिक हो, नॉन एकेडमिक हो, उसके अंदर डेप्थ में जाने की जरूरत है। डेप्थ में नहीं जाएंगे तो अपने एकेडमिक्स में और साथ ही साथ अपने कहीं ना कहीं एंट्रेंस एग्जाम जिनके लिए हम तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर हम कहीं ना कहीं अपने मन को खराब करेंगे, हमें सही डेप्थ नहीं मिलेगी, गहराई नहीं मिलेगी। तो हम उसकी, जैसे कहते हैं ना, नींव किसी भी घर की, भूकंप आता है तो नींव मजबूत होती है तो वो घर हमेशा बचा रहता है। तो नींव को मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो अब वो डेप्थ की बारी यहाँ पे आती है। लास्ट जो आप लोगों के सामने विषय रखने वाली हूँ वो है आपका एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम के साथ हम क्या गलती करते हैं? हम एक भीड़ का हिस्सा, रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं, फिर अपने मन को खराब करते हैं कि मेरा क्लियर नहीं हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं, सेकंड अटेम्प्ट देते हैं, ड्रॉप ईयर देते हैं। हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर मैं जेईई के लिए, यूपीएससी के लिए, नीट के लिए, किसी भी एंट्रेंस के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी मेरी अगर अर्ली नहीं है, मुझे डिजायर्ड नहीं रिजल्ट मिलने वाला है, तो उस रैट रेस में भागना बंद कर दीजिए। अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं।
अगर आपका विद्यालय मुझे देगा परमिशन तो मैं आप लोगों के साथ एक फ्री करियर लाइब्रेरी शेयर करूंगी। आप उसमें देखें उसके अंदर क्या क्या, किसी भी करियर को जब हम चूज करते हैं या किसी भी एंट्रेंस की तरफ हम जाते हैं तो वहां पे क्या सबसे ज्यादा जरूरी है। आप किसी भी करियर के डूज को तो जानते हैं। एक पुलिस वाला आपको दिखता है यूनिफॉर्म में, गन हाथ में होती है, डिसिप्लिन के साथ चलता है, पॉलिश शूज होते हैं, एक पर्सनालिटी आपको अपील करती है, आप पुलिस वाला बनना चाहते हैं। डू यू नो कि उसके साथ कितने डोंट्स जुड़े हुए हैं? हमने कभी उस करियर के बारे में डोंट्स को जानने की कोशिश करी? अगर ये हम सही कर लेते हैं तो मुझे लगता है हम अपने करियर में बिल्कुल सही फैसला ले पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर किसी भी करियर को चूज करने के बाद रिग्रेट वहां होता है जब हम उसके डोंट्स को नहीं जानते हैं, उन स्ट्रगल्स को नहीं समझते। एक आर्मी पर्सनल की जिंदगी में जो जुड़े होते हैं, एक आईएएस की लाइफ में जो जुड़े होते हैं, तो एस्पायर करना इज वेरी इजी, लेकिन उसको जीना बहुत मुश्किल है। तो हमने उसके लिए क्या करना है, सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन उसके लिए ये है कि हम उसके लिए अपने करियर के अंदर या जो करियर सिलेक्शन है उसके डोंट्स को जाने, उसमें जो आपको अबाउट है उस करियर के बारे में, जो विजिबल है और जो नॉट विजिबल है, दोनों विषयों को, डोंट्स एंड डूज एंड डोंट्स दोनों की जानकारी रखें। वर्क नेचर कैसा है, कई बार क्या हो जाता है हमारे साथ, हम सिटिंग जॉब के व्यक्ति हैं, थोड़े लेजी हैं, और इसमें कुछ बुराई भी नहीं है, हर किसी की अपनी पर्सनालिटी टाइप होती है। मेरे को ऐसा काम पसंद है जो डेस्क के ऊपर बैठ के करना चाहिए, तो ये बुराई नहीं है कुछ भी ऐसा। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं रियलिस्टिक होते हैं, जिनको फील्ड में रहना पसंद है, आर्मी और पुलिस में जाना। तो आपको क्या लगता है जो इंजीनियर होता है क्या उसके लिए वो रियलिस्टिक जॉब नहीं होता? अगर आप डिजाइनिंग में जाएंगे या फिर आप फील्ड में नहीं जाएंगे, एक फॉरेस्ट ऑफिसर की जो लाइफ होती है, क्या आप आईएफएस में जाएंगे तो क्या आप डेस्क के ऊपर बैठ के काम करने वाले हैं? क्या आप अगर इंडस्ट्रियल किसी उसमें जाने वाले हैं प्रोजेक्ट के अंदर, तो क्या आप डेस्क के ऊपर बैठ के काम करने वाले हैं? अगर आप डॉक्टर बनने वाले हैं, तो जो कहते हैं ना, कई डॉक्टर्स होते हैं अपने प्रोफेशन को एंजॉय करते हैं, बिकॉज वो रियलिस्टिक होते हैं, उनको चलना फिरना, लोगों से बात करना, इंटरेक्ट करना, कम्युनिकेट करना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। एक बहुत ही बेहतरीन आपको मैं एग्जांपल दूं, एक सर्जन होता है जो वो बहुत रियलिस्टिक होता है, लेकिन हर डॉक्टर सर्जन नहीं होता है, नहीं बन सकता है। तो क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को डेस्क जॉब पसंद है, तो जिन लोगों को डेस्क जॉब पसंद है वो डॉक्टर बनने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में भी जा सकते हैं। तो ये ना सोचिए कि डॉक्टर बनने के बाद मेरे पास लिमिटेशंस हो गए। आपको सिर्फ ये तय करना है कि उसके अंदर वर्क नेचर कैसा है, उस चीज को चुने। आप डॉक्टर बनने के बाद यूपीएससी भी कर सकते हैं, आप बीटेक करने के बाद यूपीएससी कर सकते हैं, आप ह्यूमैनिटीज लिटरेचर पढ़ने के बाद यूपीएससी कर सकते हैं। सो ये कोई लिमिटेशंस नहीं है हमारे सामने। बट ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे जरूर ध्यान रखें, लॉजिकल रीजनिंग में आपसे आगे फिर साइंस के बच्चे निकल जाते हैं यूपीएससी में, तो वहां रिग्रेट होता है। सो मेक श्योर कि हम अपनी कहीं ना कहीं 10th के बाद भी अपडेटेड रहें अपने मैथ्स को लेकर। देन उसके बाद आपकी जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर करियर तक पहुंचने के लिए, ऑक्यूपेशंस, हम करियर की बात करते हैं, करियर इज अ डिफरेंट थिंग एंड ऑक्यूपेशन इज वेरी डिफरेंट। करियर क्या है आपके लिए, आपको एक करियर क्लस्टर होगा अलाइड साइंस का, उसके नीचे ऑक्यूपेशंस में भी डिफरेंट। तो ये एक भ्रम निकालें कि जो हम जैसे बात करते हैं ना कि एक सीए बन गया, तो सीए की लिमिटेशन सिर्फ चार्टेड अकाउंटेंसी तक नहीं है, वो बहुत तरह की फील्ड्स में जा सकता है, मल्टीनेशनल के अंदर कॉर्पोरेट में काम कर सकते हैं, आप लॉ में काम कर सकते हैं। सो देयर इज नो लिमिटेशन, आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं, आप अलग अलग मिनिस्ट्रीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने एप्टीट्यूड, अपने पर्सनालिटी को, इंटरेस्ट को और अपने एकेडमिक्स को स्पेसिफिकली जो 12th का रिजल्ट है उसको देखते हुए ध्यान रखेंगे। और मुझे लगता है कि समय सीमा अभी बहुत ज्यादा हो रही है, तो इस विषय को सर अगर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर इस विषय को यहीं पे अभी लेना है या आगे बढ़ना है, क्या हम स्ट्रीम वाइज बाद में इसको ले सकते हैं? स्ट्रीम वाइज बाद में ले लेंगे, क्वेरीज ले लो थोड़ा। जी जी जी, अगर किसी की क्वेरीज हैं तो प्लीज रेज हैंड का ऑप्शन आप कर सकते हैं। सर जब रेज हैंड नहीं आता ना, उसके दो ही कारण होते हैं, या तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया या फिर किसी को कुछ समझ नहीं आया। कोई भी अगर क्वेरी अगर देना चाहते हैं अपनी, कोई पूछना चाहते हैं, इवन मैं इसके अंदर ये भी सजेस्ट करूंगी सर, कई बार क्या होता है कि हमारे पास इतना ज्यादा इनफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है तो बाद में भी क्वेरीज निकलती हैं, तो इफ समवन इज इंटरेस्टेड वो अपने टीचर्स के माध्यम से। कनिष्का 11th F का क्वेरी आ रही है, देखो। यस
मैम कनिष्का आपने अपने को, हाँ हाँ बोलो। हाँ जी मैम, आपने अभी बताया कि वही टीचर हमें याद रहता है और उसी टीचर के साथ हम ज़्यादा कनेक्ट करते हैं जो हमसे इमोशनली अटैच्ड होता है। तो वो इमोशनल अटैचमेंट आपने किस वे में कहा? मतलब एक इमोशनल अटैचमेंट होता है कि हम स्टूडेंट के लेवल पे जाके उससे डील कर रहे हैं, दूसरा इमोशनल अटैचमेंट तो वो समझ गए होंगे कि हमारे सारे सुख दुख में जो टीचर हमारा साथ देता है, समथिंग लाइक दैट। तो वो आपने किस वे में हमें कन्वे किया मैसेज? बेटे देखो, जब हम बात करते हैं ना सॉफ्ट स्किल्स की, तो जब एम्पैथी की बात करते हैं, आपकी प्रॉब्लम को आपके सतह पर खड़े होकर समझने वाले टीचर्स। कई बार क्या होता है कि बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन होता है, आपने प्रॉब्लम शेयर किया और टीचर रिजेक्ट कर देते हैं कि इट्स इम्पॉसिबल। कई टीचर्स होते हैं जो ये समझने की कोशिश करते हैं कि यस, ये सिचुएशन हो सकती है, ऐसा समय आ सकता है, ये सर्कमस्टांसेस घर में हो सकते हैं। एक होता है एम्पैथी, दूसरा होता है ट्रस्ट। आपके ऊपर जब कोई टीचर ट्रस्ट करता है तो आपको वो टीचर याद रहता है। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट बिल्डिंग जो होती है ना, सबसे बड़ी चीज होती है लाइफ के अंदर। जब आपके ऊपर कोई विश्वास करता है तो आपका ट्रस्ट अपने ऊपर भी बढ़ता है। अगर किसी ने अविश्वास आपके ऊपर किया, टीचर आपको कहते हैं आप तो झूठ ही बोल रहे हो, तो आपका एक तो मन ये खराब होता है कि टीचर मेरे पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, और आप स्वयं के बारे में भी एक धारणा बनाने लगते हैं। तो मेरा यहाँ पे आशय उन टीचर्स के साथ है जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, जो आपके साथ एम्पैथी रखते हैं, जो आपकी कहीं ना कहीं एक जो कहते हैं ना, ये इट्स लाइक अ टीम, इट्स एन एक्सचेंज ऑफ लर्निंग। टीचर आपसे कुछ सीख रहे हैं, आप टीचर से कुछ सीख रहे हैं, तो एक्सचेंज ऑफ लर्निंग आपने किया, तो इट्स लाइक अ टीम बिल्डिंग। जब आप एक टीम की तरह पढ़ते और पढ़ाते हैं तो आप बहुत आगे तक जाते हैं, और वो टीचर आपके साथ आपको मैं अभी बताऊं, जैसे सर ने यहाँ पे जब विषय रखा और मुझे इंट्रोड्यूस किया, तो ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर और टीम बिल्डिंग का एग्जाम्पल है कि जैसे सर से मैं पढ़ी और मुझे आज तक जुड़ाव है इस विद्यालय के साथ, ये इसीलिए है क्योंकि हमारे बीच में एक ट्रस्ट बिल्डिंग का फैक्टर है। मैं विद्यालय पे भरोसा करती हूँ, विद्यालय पे मेरे पे भरोसा है, और उनको लगा है कि कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को एक सही गाइडेंस दे पाऊंगी। ये हमने अचीव किया है। ये सडनली कहीं से नहीं आते बेटे इमोशंस, ये इमोशंस हमारे सॉफ्ट स्किल्स इसी को बोलते हैं, जो एक ट्रस्ट बिल्डिंग, ये एक दिन में नहीं खड़ा होता। जैसे मैंने बताया ना, नींव वाली बात, उस समय जो हमने अपना विश्वास कायम किया वो आज तक कायम है। तो इट्स ऑल अबाउट टीम बिल्डिंग, इट्स ऑल अबाउट एम्पैथी, इट्स ऑल अबाउट द ट्रस्ट वी हैव, द बॉन्ड वी हैव। थैंक यू मैम। जी बेटा। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर किसी की बाद में क्वेरीज हो तो जो कंसर्न टीचर्स है, या जब हम स्ट्रीम वाइज लेंगे, मुझे लगता है क्वेरीज ज्यादा सर उसी में ही आएंगी जब हम स्ट्रीम वाइज लेंगे कि क्या करियर ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज आगे हैं। जब हम वो प्लान करेंगे तब मुझे लगता है क्वेरीज ज्यादा होंगे, बिकॉज आज हमने बहुत ही जर्नलाइज वे में चीजें ली है। मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे ढंग से और व्यापक रूप से एक कह सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव वो जानकारी हमारे सामने आई है। और डेफिनेटली इसके बाद हम स्ट्रीम वाइज काउंसलिंग सेशन करेंगे, तो उसमें हम स्ट्रीम वाइज अपनी जो क्वेरीज हैं वो भी रख सकते हैं, वो भी पूछ सकते हैं। और अभी तो मुझे लग रहा है क्या इतना ही है कि जो सार है सारी बातों का, कि 12वीं के बाद करियर आपके सामने है। पूरी तरह से असीमित होके सोचो, लिमिटेड नहीं, लिमिटेड दायरे में नहीं, 4 5 6 प्रोफेशंस के बारे में मत सोचो। ओपन सोचो, ओपन, असीमित। कहते हैं कि खुले आकाश जैसे व्यापक है, ऐसी सोच होनी चाहिए आपकी। और कितने प्रोफेशन हो सकते हैं, कौन कौन से इस प्रकार की हमारे संभावनाएं हो सकती हैं, उन सब पहले संभावनाओं को बारे में उनको इकट्ठा करो। और उसके बाद आप देखो कि आप में क्या गट्स हैं, आप में क्या क्वालिटी है, आप में क्या स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स हैं। दैट इज कॉल्ड स्वॉट एनालिसिस कहलाता है ना एक मैनेजमेंट के अंदर। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है आपके, वीक पॉइंट क्या है, और उसके बाद वीक पॉइंट भी हमें स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, और उनके अकॉर्डिंग कौन सी अपॉर्चुनिटी, कौन सा प्रोफेशन आपको फिट बनता है। तो ये सारी बातें डेफिनेटली आप लोग विचार करना शुरू करेंगे। और कहते हैं भगवान ने असीमित ताकत दी है, असीमित क्षमताएं दी हैं।
तो ये मत सोचना कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने हिसाब से विचार करो और उसके बाद उन क्षमताओं को, उन शक्तियों को अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं वो विचार करो। तो ये आपके पास 1 वर्ष या 2 वर्ष इस काम के लिए भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो आपका एनसीईआरटी सीबीएसई है, ये जो 11th 12th है, इसमें अधिक से अधिक जो यहाँ पर है उस नॉलेज को गेन करो मैक्सिमम, क्योंकि ये आपके आगामी करियर के लिए भी जरूरी है, आपके एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी जरूरी है। तो उसमें कोई कोताही नहीं, और मैक्सिमाइज करो अपनी परफॉर्मेंस को। उसके बारे में मेहनत है, गाइडेंस है टीचर्स की, अपना एक दूसरे से कोऑपरेशन है, वो सब के आधार पर सब तय करो कि हम हाईएस्ट परफॉर्मेंस शो करेंगे और अच्छा करेंगे, डेफिनेटली करियर में भी काम आएगी। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको सबको शुभकामना देता हूं कि आप सब अपने करियर में उज्जवल हों, सफल हों। और ये इतना एक अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए मैं मोनिका जी को भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जो है समय निकाला और बड़ी मेहनत से आपके सामने ये प्रेजेंटेशन दिया। और ये जो टीम है जिसने पूरा ऑर्गेनाइज किया, हमारे एचएम सर हैं नारा जी, समुद्र सिंह नारा जी, वो सारा इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और उनके साथ जो उनकी टीम है उन्होंने भी इस काम को जो है किया है, इसलिए डेफिनेटली वो भी हकदार बनते हैं बधाई के और अभिनंदन के। राजेश जी हैं, बाकी लोग हैं। तो इस प्रकार के इस स्टेप को और आगे बढ़ाते रहेंगे, ये मैं पूरी आशा करता हूं। और हम सब कुछ अपने जीवन में बहुत कुछ विशेष करेंगे, जैसी एमसीएल के बच्चों की विशेषता है। हर फील्ड में हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, एक्सेल। ठीक है, तो वो वही उसी परंपरा को और अच्छे ढंग से सारे विद्यार्थी आगे बढ़ाएंगे। शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष, नमस्कार सर। कल्याण मंत्र नहीं करेंगे हम? जी। कल्याण मंत्र तो कराएंगे ना मंजू जी? जरूर करेंगे कल्याण मंजू जी यही कराएंगे। नहीं कर रहे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कल्याण मंत्र स्थिति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। स्वस्थ। होस्ट मीटिंग एंड कर सकते हैं, आई एम नॉट होस्ट। तो जी 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 राजेश जी, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। बहुत अच्छा, इट वाज रियली गुड। जी नारा सर, पुनीता मैम भी थी मुझे लगता है, पता नहीं अभी है नहीं। वनीता मैम म्यूट है आई बिलीव। अच्छा दीदी थी। मैम आप म्यूट हो। यस। सो मोनिका, मैंने अभी आप राजेश जी मुझसे क्या सुनना चाहते हैं अभी? इतना अच्छा मोनिका ने बता दिया, उसके बाद सर ने इतना कुछ बता दिया, तो आई वाज रियली मोनिका, आपने बहुत अच्छे ढंग से, मैं आपका तरीका देख रही थी और सोच रही थी कि मैं आज बहुत कुछ सीख रही हूँ आपसे। आप हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं, लेकिन लर्निंग इज अ अनएंडिंग प्रोसेस, सो यू लर्न एवरी टाइम। So this was the time when I was learning from you. So that was really good, Monica. आपने बच्चों को बहुत, और आगे जो आप सेशन स्ट्रीम वाइज करना चाह रहे हैं, इनको आप जरूर से जरूर कीजिए, ताकि बच्चों को एक गाइडलाइंस, हम तो बताते रहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से मिलेगा तो ये और अच्छा रहेगा और बच्चों को एक हाँ बिल्कुल एक्सपर्टीज मिलेंगी। यस राजेश जी, वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है ये, और काफी अच्छे बच्चे हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। जी जी समझ। ठीक है जी नारा, इसको यूट्यूब पर राजेश, इसको यूट्यूब पर डालेंगे क्या? ये नहीं पता है कि रिकॉर्डिंग शायद मोनिका जी ने की है। मोनिका जी हाँ रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग हुई है हमारी, बिल्कुल ठीक है।
तो मोनिका जी से संख्या बाद में हमारी बात 200 को क्रॉस की थी बीच में एक बार, संख्या से चलो, 200 क्रॉस हुआ था एक बार एज पर एक्सपेक्टेड। तो फिर मैं एंड इसके कर बाद दीजिए अभी एक्चुअल में